अब बारी है ऑब्जेक्ट के। हम लोग सब्जेक्ट देख चुके हैं, वर्ब देख चुके हैं, अब क्या है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट। जो काम हुआ वो हो गया वर्ब, और जो इस काम से प्रभावित होता है ना, जो इस काम से क्या होता है प्रभावित होता है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो इट इज़, जो ऑब्जेक्ट हमारा इट इज़ अफेक्टेड, इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है कि इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। यह जो है काम से क्या होता है प्रभावित होता है, काम से प्रभावित होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं। ये हो गया सब्जेक्ट। काम करने वाला कौन होता है? डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट। इसमें टीच क्या हो गया? एक्शन। ये हो गया हमारा मेन वर्ब। लेकिन ये जो पढ़ाने का काम हम किसको कर रहे हैं? आप लोगों को, यू का। तो इससे प्रभावित करूँगा टीचिंग से आप हो गए क्या ऑब्जेक्ट। बचपन में हमारे जो टीचर होते थे हम लोगों को होमवर्क देते थे, पढ़ाने के लिए टास्क देते थे, जो हम लोग कंप्लीट नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए मीनिंग याद करने के लिए दिए, और मीनिंग जब हम लोग याद नहीं करते थे तो टीचर क्या करते थे? हमको पीटते थे। तो टीचर काम के पीटने का टीचर क्या हो गए? सब्जेक्ट। टीचर पीटे, टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन उस पिटाई से प्रभावित कौन होता था? हम लोग। क्यों? ताकि अगले दिन से हम लोग टास्क कंप्लीट करते थे, मीनिंग कंप्लीट याद करते थे। उससे प्रभावित कौन हो गया? हम। हमारे पापा हम लोगों को डांटते हैं, तो डांटने का काम तो करते हैं पापा, लेकिन प्रभावित कौन होता है इससे? हम लोग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। तो जो इस वर्ब से प्रभावित होगा ना, वो क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? डूअर। क्या हो गया? डूअर। जो काम किया वो सब्जेक्ट, जो काम हुआ, जो एक्शन हुआ वो हो गया हमारा मेन वर्ब, और जो इससे अफेक्ट हुआ क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट हो गया। जो इससे अफेक्ट हुआ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो एक सेकंड याद रखिए, क्या चीज़ सब्जेक्ट में देखे थे, क्या चीज़ कि जब वर्ब के पहले नाउन या प्रोनाउन आए वो कहा जाता है सब्जेक्ट। अब क्या देखना है कि वर्ब के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आए, वर्ब के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आए, तो जो ये नाउन या प्रोनाउन है ये हमारा कहा जाता है ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या है कि जब वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। जिस तरह से वर्ब के पहले जब आता है नाउन या प्रोनाउन तो क्या कहा जाता है? हमारा सब्जेक्ट। उसी तरह से वर्ब के बाद जब आए नाउन या प्रोनाउन तो क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या था? आई टीच यू। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। टीच हो गया मेन वर्ब, यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। इसमें काम कौन कर रहा है? राम। काम क्या कर रहा है? आम खाने का। ये क्या हो गया? हमारा एक्शन हो गया, ये मेन वर्ब। और राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन खा किसको रहा है? आम को। तो प्रभावित कौन हो गया? आम। आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब जरा एक एग्जाम्पल देखिएगा, राम इज अ गुड बॉय, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये दो क्वेश्चन है, एक है राम इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस है दोस्तों एग्जाम्पल, और सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें देखिए राम क्या हो गया? वर्ब के पहले सब्जेक्ट। सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ बॉय क्या है? बॉय क्या है यहाँ पे? तो हम बचपन से याद करते आ रहे हैं कि बॉय क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। बॉय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी हम क्या पढ़े कि जो वर्ब से प्रभावित होता है, जो वर्ब के एक्शन से जो क्या होता है प्रभावित होता है, वो कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर था आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ मैं काम किया, और जब काम किया पढ़ाने का तब आप प्रभावित हुए। राम ईट्स अ मैंगो, यहाँ पर राम काम किया क्या चीज़ करने का? खाने का, तब क्या हुआ? आम प्रभावित हुआ। तो रीज़न ये है ना कि ऑब्जेक्ट तो होता है वर्ब के बाद, वर्ब से प्रभावित होता है, लेकिन इसके लिए पहले हमें कुछ एक्शन करना होता है। जब हम कोई काम करेंगे तब तो कोई प्रभावित होगा।
पिताजी हमको पीटे तो हम क्या हुए, प्रभावित हुए। टीचर हमको पीटे तो क्या हुए, हम प्रभावित हुए। जब कोई काम होगा तभी तो प्रभावित होगा। यहाँ मैं आपको पढ़ाने का काम किया, प्रभावित हुए। राम आम खाने का काम किया, राम तो आम क्या हो गया, प्रभावित हुआ। प्रभावित तो तब होगा जब कोई काम होगा, जब कोई एक्शन होगा। इसको देखिए, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। इसमें राम कौन सा काम कर रहा है, इसमें तो कोई काम नहीं कर रहा है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की, इसमें सीता कौन सी काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। तो अब जो ये बॉय है, ये बॉय है क्या, तो ये बॉय है कम्प्लीमेंट। अब एक नया वर्ड आया आपके सामने, क्या, कम्प्लीमेंट। हम ऑब्जेक्ट तो देख लिए कि ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब से प्रभावित हो, वर्ब के एक्शन से क्या हो, प्रभावित हो, और वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के लिए पहले चाहिए वर्ब का एक्शन चाहिए। कोई एक्शन करेगा तब तो उस एक्शन से प्रभावित होगा। यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ, यहाँ एक्शन था लेकिन यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ, यहाँ कोई प्रभावित कैसे होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट। अब एक कम्प्लीमेंट क्या है, अब पॉइंट है कि कम्प्लीमेंट क्या है। कम्प्लीमेंट वैसा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। कम्प्लीमेंट कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है और वर्ब से प्रभावित नहीं होता है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या वर्ब से प्रभावित होता है, तो कम्प्लीमेंट क्या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए लेकिन वर्ब से प्रभावित ना हो। अगर वर्ब से प्रभावित हो गया तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो कम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है लेकिन वर्ब से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने का काम करता है, कहा जाता है हमारा कम्प्लीमेंट। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, बॉय जो है कम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, वर्ब इसमें एक्शन कुछ हुआ नहीं इसलिए एक्शन से प्रभावित में नहीं। और राम जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, सीता एक सुंदर लड़की है। सीता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या, सीता एक सुंदर लड़की है। ये होता है हमारा कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए, वर्ब से प्रभावित ना हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने का काम करे, कहलाता है कम्प्लीमेंट। हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे एक वर्ब देखेंगे लिंकिंग वर्ब, लेकिन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। लिंकिंग वर्ब जितना भी है ना, सब के बाद हमेशा कम्प्लीमेंट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या आता है, कम्प्लीमेंट। चूँकि लिंकिंग वर्ब जो है ना वो कम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने का काम करता है, इसलिए वहाँ पर हमेशा क्या आता है, कम्प्लीमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट। तो अभी लिंकिंग वर्ब तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं, वो तो पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर में। तो थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज एक ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि वर्ब के बाद जब नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाया जाता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन हम लोग पढ़े हैं बी वर्ब, ये पहले कम्प्लीमेंट हेडिंग देते हैं यहाँ पे, कम्प्लीमेंट। हम लोग पढ़े क्या, बी वर्ब। हम लोग बी वर्ब पढ़े, पास्ट है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। इस बी वर्ब के जस्ट बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आए, यहाँ पे मेन वर्ब कहीं नहीं है, बी वर्ब के जस्ट बाद क्या आ जाए, नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन या प्रोनाउन कहला जाएगा कम्प्लीमेंट। क्या कहला जाएगा, कम्प्लीमेंट। ये कहला जाएगा आपका कम्प्लीमेंट। जब बी वर्ब के जस्ट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो क्या कहला जाएगा, कम्प्लीमेंट। और जो कम्प्लीमेंट होता है उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कम्प्लीमेंट क्या देता है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, इसलिए कम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। कम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन करता है, कुछ प्रीवियस का क्वेश्चन भी देख लेंगे। बी वर्ब कौन कौन हो गया आपका, 5 है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। बी वर्ब जो है ना ये भी लिंकिंग वर्ब में आता है, और जितने भी लिंकिंग वर्ब है सब के बाद आता है कम्प्लीमेंट। तभी लिंकिंग वर्ब हम लोग पढ़े नहीं, तो याद क्या रखना है कि जो बी वर्ब है, जो बी वर्ब है, इस बी वर्ब के जस्ट बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वो कहला जाएगा हमारा क्या, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। बी वर्ब कौन कौन सा होगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर। कम्प्लीमेंट क्या है, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए लेकिन वर्ब से प्रभावित ना हो। अगर वर्ब से प्रभावित हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से प्रभावित ना हो, एक्शन से प्रभावित ना हो, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, कहलाता है कम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, इसलिए सब सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे इट इज मी या आई, क्या होगा, इट इज मी या आई, इट इज मी या आई क्या होगा।
तो ईट देखे, ईट के बाद क्या देखे, इज क्या है हमारा, बी वर्ब। बी वर्ब के जस्ट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, क्या होता है, कंप्लीमेंट। अब किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में। यहाँ प्रोनाउन आ गया है, तो प्रोनाउन में सब्जेक्ट क्या होगा, मी या आई, सब्जेक्ट होता है आई, मी क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से अगर कोई पूछे इट वाज हिम या ही, क्या होगा, इट वाज हिम या ही, तो हिम जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ही हो जाएगा ही, हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्ट है, यहाँ हो जाएगा इट वाज ही। अभी पढ़े थे हम लोग अनफुलफिल्ड विश या डिज़ायर, उसका भी देख लेते हैं। जैसे इफ आई वर हिम, यदि मैं उसके हिस्सा होता या यदि मैं वह होता, इफ आई वर हिम। यहाँ वर्ड देखिए क्या है, बी वर्ब है। बी वर्ब के जस्ट बाद क्या आ जाए, नाउन या प्रोनाउन किस केस में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, क्यों, चूंकि कंप्लीमेंट होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। ये था आपका कंप्लीमेंट, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के टाइप को। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस का, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट के टाइप को। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो वर्ब के एक्शन से प्रभावित हो। वर्ब के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। तो वर्ब के बाद तो आता है नाउन या प्रोनाउन, लेकिन बी वर्ब को छोड़कर, कैसे, तो पूरा लिंकिंग वर्ब को छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए बी वर्ब को छोड़कर, क्योंकि बी वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है, कंप्लीमेंट आता है, जो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। कंप्लीमेंट क्या होता है ये भी जान गए, इसको नोट कीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस के, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस का। इसी क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल है, प्रीवियस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माय अंकल forced my friend and I, my uncle forced my friend and I to stay back। ये क्वेश्चन आपका FCI का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का FCI का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इट वाज ही नॉट मी who put forth the remarkable position ये क्वेश्चन BSRB का पूछा हुआ क्वेश्चन है। Was it him that the teacher punished
was not submitting his project on time. प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एलडीसी का। देखिए 3 क्वेश्चन देख लेते हैं तीनों को। पहला है माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड। फोर्स्ड हमारा क्या वर्ब, एक्शन है, एक्शन के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ आई ना होकर क्या हो जाएगा मी, क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट है, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। इट वाज ही, वाज लिंकिंग वर्ब यहाँ पे है, लिंक यहाँ पे वाज क्या बी वर्ब है। बी वर्ब के जस्ट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन किस केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में, ये तो सब्जेक्टिव है, सही है। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ मीडिया ऑब्जेक्टिव, यहाँ क्या हो जाएगा आई है। वाज इट हिम, वाज को देखिए वही बी वर्ब है, तो वाज इट हिम, यहाँ क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं प्रोनाउन का थोड़ा सा है कि कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है प्रोनाउन में। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। सी सब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। दे सब्जेक्ट है और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। वी सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। यू सब्जेक्ट है और यू का ऑब्जेक्ट भी होता है यू। यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। उसी तरह से इट है, इट का भी दोनों सेम होता है, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। आई होता है सब्जेक्ट, मी हो गया उसका ऑब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, सी हो गया सब्जेक्ट, हर हो गया ऑब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, देम हो गया ऑब्जेक्ट, वी हो गया सब्जेक्ट और अस हो गया ऑब्जेक्ट। और यू और इट दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है, इसको नोट कीजिए। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट के टाइप पे। अब देखिए ऑब्जेक्ट का टाइप। तो ऑब्जेक्ट हमारा 2 टाइप होता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का 2 टाइप होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के एक्शन से क्या हो प्रभावित हो होता है ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। ऑब्जेक्ट आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो, अगर किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो तो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी सेंटेंस में मात्र एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ देखिए वर्ब है, ये वर्ब रहा, ये हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इसमें कितना ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। कितना ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो अगर किसी सेंटेंस में मात्र एक ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक हो तो, अगर एक से अधिक हो तो जो हमारा लिविंग होता है, जो हमारा लिविंग होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हमारा नॉन लिविंग होता है, जो निर्जीव होता है, वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कहीं सेंटेंस में मात्र एक ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो तो उसमें नॉन लिविंग होगा, जो निर्जीव होगा कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग होगा आपका जो सजीव होगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता हमें ना वाट या होम से लगता है। जब हम वाट या होम से क्वेश्चन करते हैं ना, भरों में लगा करके वाट या होम से, तो हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट के बारे में।
किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ भी दो WH, एक वाट है एक होम है, यहाँ भी दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट है इसका पता चलता है वाट से, निर्जीव जो है नॉन लिविंग इसका पता चलता है किससे? वाट से। डायरेक्ट का पता चलता है वाट से, और जो लिविंग है मेरा इनडायरेक्ट है इसका पता चलता है हमें होम से। किससे? होम से। फिर से रिकॉल करता हूँ, अगर किसी सेंटेंस में मात्र एक ऑब्जेक्ट हो वो होगा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो, जो नॉन लिविंग होगा क्या कहलाए, जो डायरेक्ट होगा क्या कहलाएगा, क्या होगा? नॉन लिविंग। और जो इनडायरेक्ट होगा क्या होगा? लिविंग होगा। नॉन लिविंग का पता चलता है हमें जो डायरेक्ट है इसका पता चलता है हमें वाट से, और इनडायरेक्ट जो है लिविंग इसका पता चलता है हमें होम से। जैसे एग्जांपल देखिए, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। अब देखिए यू क्या है? लिविंग, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। इंग्लिश क्या है? नॉन लिविंग, ये क्या हो गया? डायरेक्ट। अब देखिए WH से देख लेते हैं, आई टीच यू वाट, आई टीच यू वाट, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ? आई टीच यू वाट। इंग्लिश का जवाब किससे मिला? वाट से। ये क्या हो गया? नॉन लिविंग। क्या हो गया? डायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग होता है, इसका आंसर किससे मिलता है आपको? वाट से। अब देखिए जो लिविंग है क्या होता है? इनडायरेक्ट, इसका आंसर आपको किससे मिलेगा? होम से। जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश होम, मैं किसको इंग्लिश पढ़ाता हूँ? आई टीच इंग्लिश होम, तो यू। ये इसका जवाब किससे मिला? होम से। किससे मिला? होम से। इसी तरह से देखिए शी गेव मी अ पेन, वह मुझे एक कलम देती है। इसमें नॉन लिविंग कौन सा है? पेन, ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग कौन है? मी, ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट का पता किस चलता है? होम से। ऐसे सी गेव अ पेन होम, वह किसको कलम देती है? तो मी को, इसका पता चला होम से, जो कि ये लिविंग है, ये क्या है? इनडायरेक्ट है। और जो हमारा नॉन लिविंग होता है डायरेक्ट, इसका पता किससे चलता है? वाट से। जैसे सी गेव मी वाट, सी गेव मी वाट, वो मुझे क्या देती है? तो कलम देती है, इसका पता चला हमें वाट से। ये था आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता चलता है वाट या होम से। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर किसी सेंटेंस पे मात्र एक ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा वो क्या होता है? डायरेक्ट। लेकिन अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो, उसमें नॉन लिविंग हो और क्या हो? लिविंग हो, तो नॉन लिविंग जो होता है कहलाता है डायरेक्ट, और जो लिविंग होता है वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट। नॉन लिविंग का पता चलता है वाट से, और लिविंग का पता चलता है हमें होम से। ये रहा आपका एग्जाम्पल। देखिए एक चैप्टर पढ़नी है हमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसका मैं यहाँ पे 3 रूल लिखने वाला हूँ, क्योंकि ये रूल आपको हर एक जगह मिलेगा। अभी से आपको हर एक जगह मिलेगा ये रूल। पहला रूल क्या है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो? हमारा सिंगुलर हो, तो अपने साथ वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो वर्ब कैसा लेता है? सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट हो प्लूरल, सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो हमेशा क्या लेता है? प्लूरल वर्ब। और जब हमारा सब्जेक्ट हो नेगेटिव, सब्जेक्ट क्या हमारा? नेगेटिव हो, तो ये कैसा वर्ब लेगा? देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट लिया, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल लिया, प्लूरल वर्ब, और नेगेटिव क्या लेता है? तो नेगेटिव भी लेता है हमारा सिंगुलर वर्ब। अब देखिए क्या ये चीज़ हो, चैप्टर का नाम क्या है जहाँ पढ़ना ये रूल? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। अब इसको समझिएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्या हुआ कि जो वर्ब है ना उस सब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
जो वर्ब है वो सब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट निगेटिव हो तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा सा रूल है 3 ठो। अब जरा इसको समझते काम करते हैं कि एग्जाम कौन कौन सा वर्ब ले सकता है अपने साथ। अगर सिंगुलर है तो एस वाला लेगा, यानी कि इज, वाज, हैज़, डज और क्या हो गया V5। V1 नहीं लेकर क्या लेगा, V5। प्लूरल की बात करें तो इज का प्लूरल होता है आर, वाज का प्लूरल होता है वर, हैज़ का प्लूरल होता है हैव, डज का प्लूरल होता है डू और V5 का प्लूरल क्या होता है, V1। ये भी सिंगुलर है, ये भी सेम ऊपर वाला ले लेगा एस वाला, इज, वाज, हैज़, डज और V5। तो रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट लेगा प्लूरल वर्ब और नेगेटिव सब्जेक्ट लेगा क्या, सिंगुलर वर्ब। अब कौन कौन सा वर्ब लेगा ये आप देख लीजिए। अब देखिए प्रीवियस का क्वेश्चन इस पे देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस का। पहला क्वेश्चन है हिज पेरेंट्स doesn't approve of his business। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है सीपीओ का, ये क्वेश्चन पूछा है सीपीओ में, हिज पेरेंट्स डजंट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसको लगाइए, द कंपनी have thousands of customers happy with its सर्विसेज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पूछा हुआ है एफसीआई का। फिर एक क्वेश्चन लिखिए, द मीडिया प्ले अ वाइटल रोल in popularizing a brand। ये क्वेश्चन है आपका सीपीओ का। ये क्वेश्चन है सीपीओ का। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, एक नेगेटिव पे क्वेश्चन है आपका, नो वन नो हु solved these sums। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कब का, स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर का। देखिए 4 क्वेश्चन आपके पास है, 1 2 3 4 लगाइए। पहला क्वेश्चन, हिज पेरेंट्स देखते हैं तो पेरेंट्स में एस लगा हुआ है और पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, माता और पिता दोनों, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो आपको यहाँ पर डजंट नहीं करके आपको करना पड़ेगा डोंट, चूँकि डज का प्लूरल क्या होता है, डज का प्लूरल होता है डू। क्या हो जाएगा, क्या, डोंट। एस वाला होता है सिंगुलर, V1 होता है प्लूरल। द कंपनी यहाँ पे देखिए तो एस यहाँ पे लगा हुआ है, नहीं ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। तो हैव का सिंगुलर होता है हैज़, एस वाला, हैव के बदले क्या हो जाएगा, हैज़, हैव के बदले क्या हो जाएगा, हैज़। द मीडिया क्या है, सिंगुलर, मीडिया क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ V1 होगा, प्ले है V1 होता है प्लूरल, आपको यहाँ करना पड़ेगा प्लेज, V5 करना पड़ेगा, एस लगाना होगा सिंगुलर बनाने के लिए।
नो वन, नो वन को देखिए तो ये नेगेटिव सब्जेक्ट है। क्या ये नेगेटिव सब्जेक्ट है। नेगेटिव सब्जेक्ट कैसा वर्ब लेता है देखिए तो सिंगुलर लेता है। कैसा लेता है? सिंगुलर, यानी कि V5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ V1 था, इसको कर देना है V5 यानी कि नोज। क्या कर देना है? नोज। ये रहा आपका क्वेश्चन। हो गया ये। अब देखते हैं सेंटेंस के टाइप को कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट देख लिए, वर्ब देख लिए, ऑब्जेक्ट देख लिए ऑब्जेक्ट के टाइप को देख लिए, कॉम्प्लीमेंट देख लिए, सेंटेंस भी देख ही लिए थे लेकिन सेंटेंस के टाइप को नहीं देखे। तब सेंटेंस के टाइप को जानते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। यह सेंटेंस सेंटेंस को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। सेकंड हो गया आपका एम्फेटिक सेंटेंस। सेकंड क्या हो गया? एम्फेटिक सेंटेंस। थर्ड हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। थर्ड हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। फोर्थ होता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। और लास्ट होता है आपका एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लास्ट क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये हो गया 1 2 3 4 5। ये रहे 5 तरह के आपके सेंटेंस, असर्टिव, एम्फेटिक, ऑब्जेक्टिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी। फर्स्ट है आपका असर्टिव। ये है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को हम 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। पहला आपका होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, सेकेंड होता है आपका निगेटिव, थर्ड होता है आपका इंटेरोगेटिव। थर्ड क्या होता है आपका? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव को भी हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव को बाद में देखेंगे, पहले अफर्मेटिव देख लेते हैं क्या है। अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को भी हम बोलते हैं, कभी कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को ही शॉर्ट में बोल देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। और नेगेटिव क्या हो गया आपका? नेगेटिव सेंटेंस। ये तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का काम करता है। और इंट्रोगेटिव जो है ये क्वेश्चन अराइज करता है। क्या क्वेश्चन अराइज करता है? क्वेश्चन। इट अराइजेज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अराइज करता है। और एंड किससे करता है? ये एंड करेगा आपका क्वेश्चन मार्क से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान जो होता है ना, इसका ये होता है क्वेश्चन मार्क। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क या फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन मार्क होता है, सबसे बड़ा पहचान इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नोट लगा रहेगा, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का काम करता है। इंट्रोगेटिव क्या है? ये क्वेश्चन अराइज करता है। क्या करता है? ये क्वेश्चन अराइज करता है, ये क्वेश्चन करता है, पूछता है। और एंड किससे करता है? क्वेश्चन मार्क से। एंड किससे करता है? क्वेश्चन मार्क से। पहले अफर्मेटिव नेगेटिव को देख लेते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय। ये सिंपल सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव कर दिए, इसमें लगा देंगे नोट, राम इज नॉट अ गुड बॉय। ये क्या आ गया? नेगेटिव सेंटेंस।
आई एम ए टीचर, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इसी में लगा दें नोट, अगर आई एम नॉट और टीचर, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो असर्टिव 3 हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये इसमें नोट लगा होता है, क्वेश्चन को नेगेटिव बनाता है। इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन राइज करता है, ये क्वेश्चन पूछता है, और एंड किससे करता है, क्वेश्चन मार्क से, जो कि इंट्रोगेटिव का सबसे बड़ा पहचान है। अब इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। ये हो गया आपका अफर्मेटिव था और नेगेटिव था, जो कि सिंपल सा है। बात है इंपोर्टेंट इंट्रोगेटिव के बारे में। इस इंट्रोगेटिव हम सेंटेंस को 2 तरह से बनाते हैं। इंट्रोगेटिव हम सेंटेंस को 2 तरह से बनाते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होता है इंट्रोगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब। एक आप इंट्रोगेटिव बनाते हो हेल्पिंग वर्ब के सहारे, एक होता है इंट्रोगेटिव विथ WH, एक आप इंट्रोगेटिव बनाते हो WH वर्ड से। किससे बनाते हैं, WH वर्ड से। दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। एक का स्ट्रक्चर जब हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं इंट्रोगेटिव, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया मेन वर्ब, उसके बाद आ गया अदर वर्ड। अदर वर्ड्स मतलब बाकी जो चीज़ें मेन वर्ड के बाद आ गई, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो गया अदर वर्ड्स। और लास्ट में सबसे जरूरी क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क सबसे जरूरी है, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो एंड करता है क्वेश्चन मार्क से, इसका सबसे बड़ा पहचान क्या है, ये क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे हम क्या देखते हैं कि वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब ना कि मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले होता है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और इंट्रोगेटिव WH क्या है, इसमें सबसे पहले आएगा WH, जो कि WH से बना रहे हैं, जिससे हम बनाएंगे वो सबसे पहले होगा। WH आएगा सबसे पहले, उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है सेम टू सेम रहेगा। ये इंट्रोगेटिव विथ हेल्पिंग था, हेल्पिंग से शुरू हुआ है। ये इंट्रोगेटिव विथ WH है, WH से शुरू होगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो रहेगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क। ये होता है इंट्रोगेटिव का 2 स्ट्रक्चर होता है। ये होता है हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, और ये WH का स्ट्रक्चर होता है। WH में आप हो सकता है क्या क्या, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, जितना WH वर्ड है, हाउ, सब इसमें आ जाएगा। ये रहा आपका 2 स्ट्रक्चर रहा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव विथ WH, ये WH से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में है। लेकिन सॉरी हेल्पिंग से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, एंड किससे कर रहा है, क्वेश्चन मार्क से। आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। अब मैं इसी पूछूँ, अगर आप क्यों इंग्लिश पढ़ रहे हो, अब आ गया WH, वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, यहाँ भी आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोनों में कॉमन क्या है कि सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, मेन वर्ब, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। अगर WH है तो पहले WH रखिए, अगर WH नहीं है तो WH को साइड कीजिए। ये आपका 2 तरह का इंट्रोगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव विथ हेल्पिंग और इंट्रोगेटिव विथ WH। नोट कीजिए। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड है आपका एम्फैटिक। सेकेंड क्या है, एम्फैटिक। सेकेंड है आपका एम्फैटिक सेंटेंस। इसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर इसका अपना क्या होता है कि स्टार्ट होता है ईट से, ईट प्लस इसके साथ 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, या तो इज का करते हैं या फिर वाज का करते हैं।
हम जानते हैं कि इज या वाज के बाद जस्ट बाद बी वर्ब के जस्ट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन तो क्या कहलाता है? कम्प्लीमेंट कहलाता है। बी वर्ब के जस्ट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो क्या कहलाता है? कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे होता है कम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या होता है? कम्प्लीमेंट। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? इट प्लस इज या वाज प्लस कम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर होता है आपका एम्फेटिक सेंटेंस का। आगे रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल देखिए, इट इज me, it is me, not you who can do this work. It is me, not you who can do this work. यह मैं हूँ ना कि तुम जो इस काम को कर सकता है, या मैं हूँ ना कि तुम जो इस काम को कर सकता है। ये इट इज़ है, इट वाज है, समझ गए? प्लस कंप्लीमेंट आ रहा है, समझ गए क्या? ये एम्फेटिक सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है एम्फेटिक सेंटेंस का, ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब यहाँ एरर क्या है कि हम जानते हैं कि बी वर्ब के जस्ट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन तो क्या कहलाता है? कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट जो होता है हमेशा किस फॉर्म में रहता है? सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट किस फॉर्म में होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था आई, ना कि मी। आई होता है सब्जेक्ट और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। इट वॉज him who did that work. It was him who did that work. यहाँ देखिए तो क्या है? was क्या है? बी वर्ब, इसके जस्ट बाद क्या आएगा? कम्प्लीमेंट। और किस फॉर्म में होगा? सब्जेक्टिव फॉर्म में। यहाँ क्या हो जाएगा? इट वाज ही। तो यहाँ देखिए इट वाज प्लस कम्प्लीमेंट किसका स्ट्रक्चर होता है? ये एम्फेटिक सेंटेंस का। तो एम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट प्लस इज या वाज, यही दो भी वर्ब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता इट के साथ। इट सिंगुलर है तो इट सिंगुलर लेता है, तो इज या वाज। एम लेगा नहीं, चूंकि एम आएगा ए के साथ। वेयर होता है प्लूरल, आर होता है प्लूरल, तो इट होता है सिंगुलर। इट क्या लेगा? इज या वाज, इसके अलावा कुछ नहीं लेता। यहाँ पे यही दो आता है, इट या वाज प्लस आगे क्या होता है? कम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ये भी फिक्स होता है रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये फिक्स होता है। ये क्या हमारा है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको लग रहा हो कि ये तो WH वर्ड है, ये तो इंट्रोगेटिव करता है, क्वेश्चन करने का काम करता है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? तो हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, तो वहाँ जाने रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क करता तब ये क्वेश्चन करता है। याद ध्यान क्या रखिए कि जब WH सेंटेंस के बीच में आए ना WH, तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। बीच में WH और लास्ट में क्या है? यहाँ पे फुल स्टॉप। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क करता है तो ये क्वेश्चन करता है, यहाँ फुल स्टॉप। ये जो है WH वर्ड ना होकर के क्या यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसको नोट कीजिए। दो हो गया। अब तीसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तीसरा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये दिखाता है कर्ज को, जो आप किसी को श्राप दे रहे हो या साप दे रहे हो आप किसी को, तो क्या हो गया? कर्ज। किसी को आप बददुआ दे रहे हो, साप दे रहे हो, उसको कहते हैं कर्ज। जब आप किसी को दुआ दे रहे हो या आशीर्वाद दे रहे हो वो कहलाता है ब्लेस। ये जो है ना कर्ज और ब्लेस को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है? कर्ज और ब्लेस का। ये जो इसका जो बिगिन जो इसका, लेकिन जो बिगिन होता है, मतलब इसका जो बिगिनिंग होता है, जो स्टार्ट होता है, ये इसको जब हम लिखते हैं, इसका जो बिगिनिंग लेटर होता है वो होता है, जो वर्ड होता है वो होता है मे। ये मे से शुरू होता है। इसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है? मे। बिगिन विथ
में। अपटेटिव सेंटेंस क्या है कि जब हम किसी को दुआ देते हैं या फिर बददुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या फिर शाप देते हैं, तो वह अपटेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसका जो शुरुआत होता है किससे होता है? में से। इसका भी एक अपना स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कुछ देखने में लगेगा आपको इंटरोगेटिव जैसा, लेकिन होता है अफर्मेटिव। जैसे में प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में आएगा आपका क्या? फुल स्टॉप। लास्ट में क्या रहेगा? फुल स्टॉप, ना कि क्वेश्चन मार्क। अब देखिए लगता है क्यों इंटरोगेटिव जैसा। मैं की बात करें तो मैं है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है इंटरोगेटिव में, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप। तो यहाँ मैं आता तो सब्जेक्ट के पहले, लेकिन इंटरोगेटिव नहीं होकर क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। ये किस चीज़ को दिखाता है? अपटेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। किसे दिखाता है? अपटेटिव सेंटेंस को। इसका मतलब हो गया या तो कोई दुआ दे रहा है या फिर बददुआ दे रहा है। जैसे आपको कोई बोले कि मैं यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब हो गया कि आपकी आयु लंबी हो, आपकी आयु लंबी हो। ये क्या है? आशीर्वाद है या फिर श्राप है? दुआ है या बददुआ है? क्या है ये? दुआ है। ये हो गया ब्लेस। ये क्या है? आशीर्वाद है। ये हो गया ब्लेस। अगर कोई आपको बोले मे यू वी डिस्ट्रॉयड, तुम बर्बाद हो जाओ, मे यू बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या कर रहा है? आपको बददुआ देने की काम कर रहा है, शाप दे रहा है आपको। ये क्या हो गया? कर्स हो गया। कोई आपको बोले कि मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में सफल हो जाओ। ये क्या है? दुआ या बददुआ? ये क्या हो गया? दुआ। ये हो गया आशीर्वाद। ये पॉजिटिव है, आशीर्वाद है, पॉजिटिव सेंस है। लेकिन अगर वही बोले कि मे यू ड्राइव, तुम मर जाओ, मे यू ड्राइव, तो फिर ये क्या हो जाएगा? मे यू ड्राइव, ये क्या हो गया? कर्स हो गया। ये हो गया बददुआ, ये हो गया शाप। तो अपटेटिव सेंटेंस को कहते हैं दुआ या बददुआ सूचक वाक्य कहते हैं। इसका हिंदी होता है अपटेटिव सेंटेंस का दुआ या बददुआ सूचक वाक्य। इसमें दुआ मिलता है या फिर बददुआ मिलता है। जब आप किसी को दुआ दे रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, या किसी को बददुआ दे रहे हो, कर्स दे रहे हो, तो उस केस में किस सेंटेंस के अंतर्गत आएगा? अपटेटिव सेंटेंस के। ये स्टार्ट किससे होगा? में से। स्टार्ट किससे होगा? में से। ये इसका एक अपना स्ट्रक्चर है, में प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। देखिए तो लग रहा है इंटरोगेटिव की तरह, लेकिन होता क्या है? अफर्मेटिव। लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है। ये रहा ब्लेस कर्स। नोट कीजिए इसको। चौथा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अब पांचवा है एक्सक्लामेटरी। चौथा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, पांचवा क्या है? एक्सक्लामेटरी। एक मिनट, आप कौन है? इम्परेटिव सेंटेंस है। अब चौक कहाँ रख दीजिए? इम्परेटिव सेंटेंस फोर नंबर है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? इसके अंतर्गत आता है ऑर्डर। जो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो वो आ जाएगा इम्परेटिव के अंतर। अगर आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो वो भी इसी में आ जाएगा। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, सलाह, ये भी इसी में आ जाएगा। अगर आप किसी को प्रोहिबिट कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, कोई काम करने, प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना। जब आप किसी को कोई काम करने से मना कर रहे हो तो वो भी इसी में आ जाएगा। तो ये हो गया प्रोहिबिशन, मनाही या निषेध। इसमें चार बातें आई। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन। ये ऑर्डर को दिखाएगा, रिक्वेस्ट को दिखाएगा, एडवाइस को दिखाएगा और प्रोहिबिशन को दिखाएगा। जैसे ऑर्डर का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
सब एक इसी से बना हुआ है। रिक्वेस्ट, जब किसी से हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो V1 जो हमारा है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, इससे पहले लगा दीजिए प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बन गया, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होगा, प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। आपका एडवाइस, क्या है, एडवाइस, ये भी होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपका है प्रोहिबिशन, जब आप किसी को कोई काम करने से क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो क्या हो गया ये प्रोहिबिशन। इसमें आप V1 प्लस ऑब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं हम डोंट या नेवर। डोंट या नेवर जो ये दोनों दिखाता है किसको, प्रोहिबिशन को, और प्लीज या काइंडली दिखाता है रिक्वेस्ट को। ये हो गया V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान से देखिए, तो सब में एक बात तो कॉमन है कि सब में क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। सब में क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट हो गया V1 प्लस ऑब्जेक्ट के पहले लगा दिए प्लीज या काइंडली हो गया रिक्वेस्ट, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट के पहले लगा दिए डोंट या नेवर, क्या हो गया, प्रोहिबिशन। तो सब में कॉमन क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बातें ध्यान रखनी है कि इन चारों के केस में हमेशा आप किसका यूज़ करते हैं, V1 का। V1 के अलावा किसी भी का यूज़ नहीं कर सकते, ना V2 का, ना V3 का, ना V4 का, ना V5 का, ओनली क्या आएगा, V1। अब देखिए सबका केस देखते हैं। इससे बात करें ऑर्डर का, अगर कोई बोले ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ये क्या हो गया, ऑर्डर। कोई बोले आपको प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन, प्लीज़ ओपन द डोर, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। चूँकि प्लीज़ क्या दिखाता है, रिक्वेस्ट को, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। ऑर्डर दिया कोई आपको कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। कोई बोले ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, ये क्या ऑर्डर है। कोई बोले आपको क्लोज द विंडो, स्विच ऑफ द लाइट, ये सब क्या है, ऑर्डर है। लेकिन अगर लगा दे उसके पहले प्लीज़ या काइंडली से प्लीज़ ओपन द डोर, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट। अब आपसे कोई बोले हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये क्या हो गया, एडवाइस हो गया। क्या हो गया, एडवाइस हो गया। कोई आपको बोले वर्क हार्ड या फिर लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, ये क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवाइस। अगर कोई आपको बोले गेट आउट, गेट आउट, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर। गेट आउट क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अगर कोई आपको बोले प्लीज़ गिव मी अ पेन, इसका मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। प्लीज़ किसे दिखाता है, रिक्वेस्ट को। काइंडली किसे दिखाता है, रिक्वेस्ट को। प्लीज़ के बदले आप काइंडली का यूज़ कर सकते हैं, काइंडली गिव मी अ पेन, काइंडली ओपन द डोर यूज़ कर सकते हैं। अरे प्रोहिबिशन, जिससे कोई आपको लोग बोलते हैं कि फूल मत तोड़ो, क्या हो जाएगा, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। अगर कोई आपको बोले कि तार मत छुओ, जो तार होता है बिजली वाला, तार मत छुओ, तो क्या हो जाएगा, डोंट टच द वायर। ये सब क्या है, मनाही है, ये सब प्रोहिबिशन है, इसको बोलते हैं मनाही या फिर निषेध। डोंट टच द वायर, जब आपको कोई काम करने से मना करे। आप देखिए जगह जगह पे लिखा रहता है डोंट स्मोक हियर, ये क्या हो गया, मनाही हो गया। डोंट स्मोक हियर, क्या हो गया, ये मनाही हो गया। तो डोंट किसे दिखाता है, प्रोहिबिशन को, ये क्या हो गया, प्रोहिबिशन हो गया। तो इम्परेटिव सेंटेंस दिखाता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, प्रोहिबिशन का। सब में कॉमन क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ओनली V1 का यूज़ करते हैं। इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट बचता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे बोलते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आश्चर्य सूचक वाक्य। ये जो आश्चर्य को सूचित करता है, किसे सूचित करता है? ये आश्चर्य को सूचित करता है, आश्चर्य को इंडिकेट करता है। ये जो सरप्राइज दिखाता है, क्या दिखाता है? सरप्राइज। जो आप किसी चीज़ से सरप्राइज हो गए तो क्या हो जाएगा? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। ये किसी को दिखाता है? सरप्राइज को। ये जो हमेशा एंड करता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसा ऐसे क्वेश्चन मार्क था इंटरोगेटिव का पहचान, उसी तरह से इसका भी एक अपना पहचान है। इसका पहचान क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसका एक अपना पहचान कौन सा? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये पहचान ये वाला है। एक लाइन खींच दी है, नीचे क्या दिए? बिंदु। इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसी से आप पहचानिएगा कि सेंटेंस क्या है और ये क्या करता है? सरप्राइज को दिखाता है। जो आप किसी चीज़ से आश्चर्यचकित हो गए तो क्या हो जाएगा? क्या कहलाएगा? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ये एंड किससे करता है? एक्सक्लेमेशन मार्क से। जैसे मैं बोलूँ कितनी अंधेरी रात है, कितनी अंधेरी रात, क्या हो जाएगा? वास्ट अ डार्क नाइट, वास्ट ए डार्क नाइट। लास्ट में क्या आ गया? ये एक्सक्लेमेशन मार्क। आप मैच देखते हो तो वहाँ बोलता है, जो कमेंटेटर होता है, जो कमेंट्री करता है, क्या बोलता है कि व्हाट अ कैच। क्या हो गया? व्हाट अ कैच। यहाँ क्या आ गया? एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, क्योंकि उससे क्या हो गया? सरप्राइज हो गया। इतना अच्छा कैच लिया कि उससे क्या हो गया? सरप्राइज हो गया। अगर कोई बोले कितना सुंदर मौसम, क्या हो जाएगा? सच अ या वाट सच अ, या फिर वाट सच, किसी का भी यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सच ब्यूटीफुल वेदर, सच ब्यूटीफुल वेदर, लगा दीजिए इट इज़, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। ये इसका सबसे बड़ा पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ये किसी को दिखाता है? सरप्राइज को। इसका पहचान एक और होता है, व्हाट, सच। एक होता है हाउ, जैसे बोले कितनी सुंदर लड़की, तो हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सीज, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सीज। यहाँ क्या आ गया? एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। इसके बारे में अच्छे से आर्टिकल में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल का भी रूल है इसमें, इसलिए आर्टिकल में और अच्छा से जानेंगे इसके बारे में, व्हाट और सच के बारे में। अभी क्या ध्यान देना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या दिखाता है? सरप्राइज को। जो आप किसी चीज़ से सरप्राइज हो गए तो क्या यूज़ करना है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करना है। लास्ट में क्या लगा रहेगा? उसका लास्ट में रहेगा उसका अपना मार्क रहेगा। कौन सा मार्क है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका शुरुआत जो होता है ना, वाट, हाउ, सच, ऐसे ही वर्ड से इसका शुरुआत होता है। वाट, हाउ, सच, ऐसे वर्ड से इसका शुरुआत होता है। इसके आगे भी कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा? इसका अपना मार्क रहेगा, अपना सिंबल रहेगा। और सिंबल क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। किस चीज़ को दिखाता है? ये सरप्राइज को दिखाता है। मैं बोलूँ कितना बड़ा सांप या कितना विशाल सांप, कितना विशाल सांप, क्या हो जाएगा? व्हाट ह्यूज स्नेक इट इज़, व्हाट ह्यूज स्नेक इट इज़। यहाँ पे क्या आ गया? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। क्या आ गया? एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। ये होता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक पाई दिए और नीचे दिए बिंदु, क्या कहला गया? एक्सक्लेमेशन मार्क कहला गया। इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। उसके बाद हो जाएगा शुरू आपका नाउन। रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये दिखाता है सरप्राइज को। अब है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह का होता है। एक होता है आपका नाउन, ये 8 पार्ट में बटा होता है। एक होता है नाउन, सेकंड हो गया आपका प्रोनाउन। पहले हम लोग नाउन पढ़ेंगे, इसका नाउन ही शुरू होगा। थर्ड होता है आपका एडजेक्टिव, इसमें डी साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। चौथा हो गया आपको वर्ब,
पाँचवा हो गया आपका एडवर्ब, छठा हो गया आपका कंजंक्शन, कंजंक्शन, 7 हो गया आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, 8 हो गया आपका इंटरजेक्शन, क्या क्या इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये रहे 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इन 8 के बारे में बारी बारी से हम लोगों को पढ़नी है। पहला चैप्टर आपका होगा नाउन। अभी तक जो देख रहे थे हम लोग वो इंट्रोडक्शन था। अब आपका चैप्टर शुरू हो रहा है कौन सा? फर्स्ट, नाउन। फर्स्ट चैप्टर क्या आपका? नाउन। इसको नोट कर लीजिए।